आज का जो हमारा प्रश्न है क्लास 10th और साइंस है। 5वां चैप्टर है जैव प्रक्रम, बायोलॉजी है साइंस में। और एनसीईआरटी का बुक जो है उसमें पेज नंबर है 111। पहला सवाल कहता है कि स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण इन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, स्वयं पोषी का मतलब होता है पौधे और विषम पोषी का मतलब जीव जंतु होता है, जो हमारा जंतु है, चाहे वो जोक हो, चाहे शेर हो, कुत्ता हो, ये सब जो है विषम पोषी होते हैं। तो पौधे जो है अपना भोजन कैसे करते, कहता है कि भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषित किया जाता है। कहता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से संश्लेषित किया जाता है सरल कार्बनिक कच्चे पदार्थ को। और ये लोग भोजन कैसे करते, कहता है भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। कहता है इसमें जो होता है, जो भोजन जो बनाता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भोजन अपना करता है। अगला पॉइंट कहता है कि क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जबकि ये जो जंतु लोग जो होते हैं उसको क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। जीव जंतु को कोई क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफिल तो सिर्फ पत्ता में ही पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय में होता है। पौधा जो है हमेशा दिन में ही भोजन करता है। और इसमें क्या होता है विषमपोषी में, कि भोजन का निर्माण कभी भी किया जा सकता है, चाहे रात हो चाहे दिन में, कभी भी किया जा सकता है। अगला कहता है चौथा नंबर कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं से में इस प्रकार पोषण होता है। कहता है ये जो स्वयं पोषी है, जो सभी हरे पौधे में होते हैं, और कुछ कुछ जो है जीवाणु होते हैं उसमें भी ये स्वयं पोषी होता है। और विषम पोषी में क्या होता है कि सभी जीव आ जाते हैं तथा कवक होता है, ये पोषण होता है। सभी जीव और कवक में जो है ना इस तरीका के पोषण होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसमें का दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। कहता है जो पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है तो उसको जो कच्चा सामग्री जो जो जरूरत है वो कहाँ से प्राप्त करता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन को जो परीक्षा में कई तरीका से पूछता है। पूछेगा कि आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों को बताइए, माने कई तरीका से इसको लिखता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसमें क्या माने कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो सब में यही बात लिखना है, आपको समझ जाइए, आप इसका किसी भी तरीका से जवाब दे सकते हैं। देखिए इसमें कहता है कि जब प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझिए, पहले प्रकाश संश्लेषण समझिए। प्रकाश संश्लेषण का मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसको भोजन कहते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है जल। तो जल कहाँ से आता है, तो पौधों की जड़ें भूमि से क्या करता है, जल प्राप्त करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करता है। कहता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पौधा क्या करता है, जो इस वायुमंडल से लेता है, किसके द्वारा, तो रंध्र के द्वारा। रंध्र क्या होता है कि पत्ता के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। अगला पॉइंट है क्लोरोफिल। ये जो होता है ना हरे पत्तों में, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो हरे पत्ते जो होते हैं जितने भी, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और उसी में जो है ना क्लोरोफिल होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है सूरज का प्रकाश। सूरज का जो प्रकाश जो है सूरज के द्वारा प्राप्त होता है। जब आप इस क्वेश्चन को समझ गए कि क्या क्या जरूरत होता है तो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाता है। कहता है पौधे जो है ना जल कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो भूमि से प्राप्त करते हैं। इसमें पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि वायुमंडल से जो पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, तो रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। फिर पूछेगा कि क्लोरोफिल जो है ना
कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वैसे हरे पत्ते में पाया जाता है, या उसमें ऑप्शन नहीं होगा तो आपको क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन होगा। अगला जो है कहेगा जो पौधे कोई भी जो है प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है, तो सूर्य के द्वारा प्राप्त करता है। सूर्य जो है एकमात्र ऐसा स्रोत है ऊर्जा का, जो जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सबका एक ही स्रोत है ऊर्जा का, वो एकमात्र है सूर्य। उसी से हम लोग भी जितने भी प्राणी हैं सभी के सभी ऊर्जा लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। इस क्वेश्चन को समझिए। इसमें भी क्या है कि जब एग्जाम होता है तो इस क्वेश्चन की भी कई तरीका से पूछता है। उसमें पूछेगा कि हमारे अमाशय में अम्ल के जगह आपको लिखा जाए HCl की क्या भूमिका है, ये पूछेगा आपको। और दूसरे तरीका से ये भी पूछ सकता है कि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे आपको अम्ल के जगह पे लिख देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। इस तरीका से भी पूछा जाता है। तो आप समझिए उत्तर इसका होगा कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथिया से, कहता है कि अमाशय जो होता है उसकी भित्ति में जो होता है एक जठर ग्रंथिया होता है, ग्रंथिया से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये जो HCl अम्ल होते हैं वो जठर ग्रंथिया से उत्पन्न होता है। कहता है कि यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन को सड़ने से रोकता है। यह भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कहता है कि ये जो HCl जो अम्ल है वो क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, और यह भोजन को क्या करता है, सड़ने से बचाता है। और जो भोजन के साथ में जो कीटाणु जाते हैं, जीवाणु जाते हैं, उसको क्या करता है, उसको नष्ट कर देता है। भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाता है, और यह पाइलोरिफ छिद्र के खुलने और बंद होने पर नियंत्रण रखता है। यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में लाता है। समझ गए इस क्वेश्चन को। तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा बिहार बोर्ड में, तो आप जितना कम से कम लिखने का कोशिश कीजिए। 3 लाइन बहुत हो गया, 3 लाइन 4 लाइन 2 लाइन काफी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर है, पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है। देखिए उत्तर होगा इसका, पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म और लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। एंजाइम का क्या काम है, पाचन एंजाइम का। अब जैसे खाएंगे तो भोजन तो जैसे खाते हैं, दांत अगर उसको तोड़ता है भोजन को तो वो तो बड़ा बड़ा साइज रहता है। तो एंजाइम, पाचन एंजाइम का क्या काम रहता है, एंजाइम उसके जब भोजन करते हैं तो लार के साथ एंजाइम भी जाता है, तो वो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, एक सरल कर देता है, उसके बाद छोटा छोटा कर देता है, लाभदायक बना देता है। तो इस तरीका के जो है ना वो परिवर्तन कर देता है। इस प्रकार से सरल सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला जो है ना क्वेश्चन है 6 नंबर, और याद रखिए कि हम उसी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। तो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछने वाला बस उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। कहता है कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। कहता है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो लार जाता है भोजन के साथ में, तो वो हमारे लिए किस तरीका की, मैंने किस तरह का, मैंने क्या फायदा करता है, वो किस तरीका की भूमिका निभाता है हमारे शरीर में। तो देखिए कहता है इसका उत्तर है कि भोजन के पाचन में लार अति महत्वपूर्ण भूमिका है। लार एक रस है जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से मुंह में उत्पन्न होता है। लार में एमिलेस नामक एक एंजाइम होता है जो मंड जटिल अणु को लार के साथ पूरी तरह मिला देता है। लार के प्रमुख कार्य हैं, लार जो है ना एक तरीका का जो रस है जो 3 जोड़ी लाल जो है ना लाल ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। तो इसका कार्य को समझिए। लार का क्या काम होता है, लार क्या करता है, यह भोजन के स्वाद को बदल देती है, सॉरी बदलती नहीं है, यह भोजन के स्वाद को बढ़ाती है। लार जब जाता है तो उसमें और उसका टेस्ट बढ़ जाता है। अगला कहता है कि इसमें विद्यमान टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च का पाचन कर उसे माल्टोज में बदल देता है। अगला कहता है
कि यह भोजन को चिकना और मुलायम बनाती है। लार क्या करता है? भोजन को चिकना और मुलायम बनाता है। अगला पॉइंट है, यह भोजन को पचने में भी मदद करता है। लार जो है ना, पचने में मदद करता है। अगला पॉइंट, यह मुख के खोल को साफ करती है। मुख का जो खोल है वो साफ रखने का भी काम करता है। अगला पॉइंट, यह मुख खोल में चिकनाई पैदा करती है, जिससे चबाते समय रगड़ कम होती है। लार मुंह में जब बनेगा तभी हमारा भोजन जो है ना वो आराम से अंदर जाएगा, चबाते समय तकलीफ नहीं होगा। अगर मुंह मेरा अगर सूखा रहेगा, यदि आप भोजन करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। तो लार का ये सब काम है। अगला सवाल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। जीवों के नाम लिखे, इनमें अवायवीय श्वसन होता है। ये भी है, चलिए एक बार देख लेते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कहता है कि वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये वाला जो होता है वायु के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन जो होता है केवल जीव द्रव में ही पूर्ण होता है। अगला कहता है तीसरा पॉइंट, इस क्रिया में ग्लूकोज पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में जो न ग्लूकोज का जो न अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला कहता है कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि इस क्रिया में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला कहता है कि इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं, और इस क्रिया में ग्लूकोज के अणु में 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें कहता है कि ग्लूकोज के अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और कुछ ऐसे जीव है, उसका जो नाम है, जीव का नाम वो ईस्ट है, और क्या है, फिता कृमि। ये सब जो है एक वायवीय श्वसन होता है इसके अंदर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर का सवाल है। ये भी पूछा जाता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है। कहता है कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का अगर कमी हो जाता है तो क्या होगा। तो देखते हैं, इसका उत्तर होगा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो खून में होता है, खून में पाया जाता है, और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो, यदि आरबीसी जो लाल रक्त कण है यदि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाती है तो शरीर के अंगों का सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो शरीर का जो अंग है उसको जो है ना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिससे ऊर्जा भी कम आती है और थकावट उत्पन्न होती है। कहता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगा तो भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है। तो जैसे ही हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो भोजन का जो ऑक्सीकरण पूरा नहीं होगा, तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी महसूस होने लगेगा। उसके बाद थकावट भी जो है ना उत्पन्न होने लगेगा, और इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित भी हो सकते हैं। आपको एनीमिया बीमारी भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर पूछ रहा है। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है परिवहन उत्तक के जो है ना भाग है, दोनों परिवहन उत्तक के भाग है।
इन दोनों का कार्य समझिए, अलग अलग काम है दोनों का। जाइलम ऊतक जो होता है मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। ये जाइलम ऊतक कहाँ काम करता है? जैसे कोई पेड़ पौधा है तो जैसे पेड़ जो है ना, तो मिट्टी से क्या करता है, जल और खनिज को जो ना ऊपर ले जाता है। तो मिट्टी से जो ऊपर ले जाता है जल को, वो काम करता है जाइलम ऊतक। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम ऊतक क्या करता है, जो भोजन बनाता है, जो पत्तियां भोजन बनाता है, तो भोजन को जो बनने के बाद ले जाने का, भोजन को ले जाने का काम करता है। ये क्या करता है, पत्ती पर रहता है और वहां से क्या करता है, भोजन बनने के बाद दूसरे अन्य भागों में पहुंचाता है। दूसरा पॉइंट कहता है जाइलम का क्या काम है। दूसरा कहता है कि जल को पौधे के जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम का क्या काम है कि जल को लेकर के पौधों के सभी भागों को पहुंचाना। और फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम का काम है कि भोजन के ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में ले जाया। ये फ्लोएम क्या करता है, जब भोजन बन जाता है तो उसको क्या करता है, कभी जहां जरूरत पड़ता है वो नीचे की ओर भी लाता है और ऊपर की भी ले जाता है। अगला कहता है जाइलम का काम कि जाइलम में पदार्थ का वहन सरल भौतिक दबावों की सहायता से होता है, जैसे वाष्पोत्सर्जन। इसमें कहता फ्लोएम में भोजन का वहन एटीपी से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर में पूछा जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं बिहार बोर्ड में बहुत इंपोर्टेंट है। यदि आप बायोलॉजी है तो ये क्वेश्चन सब आप देख कर जाइए। साइंस में लगभग यही क्वेश्चन सब आता है। चलिए और भी क्वेश्चन बताते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो 6ठा चैप्टर से है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ये भी बायोलॉजी का जो है 6ठा चैप्टर है, उससे हम ले रहे हैं। पेज नंबर है 136 एनसीईआरटी बुक। तो आप इसका पहला सवाल देखिए, कहता है कि पादप हार्मोन क्या है। तो इसका आंसर जो होगा, पादपों में उपस्थित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरण प्रति अनुकूल अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। देखिए ये पादप हार्मोन क्या होते हैं, ये एक रासायनिक चीज है। ये पौधा में उपस्थित एक रासायनिक पदार्थ है और इसका काम क्या होता है, पौधों को वृद्धि करना, उसको विकास करना और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया में समन्वय होता है। समन्वय का मतलब होता है कि एक दूसरे से तालमेल मिलाना। अब माने पर्यावरण में जैसे अब बहुत सारा पेड़ पौधा है तो बढ़ना और विकास करना ही तो काम नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है। तो उस सब को कंट्रोल करना जो है ना, उसमें तालमेल मिलाना, ये जो है ना हार्मोन का काम होता है। कुछ पादप हार्मोन है, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ये सब एक हार्मोन है जो पौधों के बढ़ने और विकास करने में मदद करता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तीसरा सवाल है कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। ये भी पूछ सकता है। कहता है कि पादप हार्मोन जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये जो होते हैं ये सभी पौधों को बढ़ाते हैं। ये मुख्यतः ये जो हार्मोन है इसका काम होता है पौधों में वृद्धि करना। सिर्फ एब्सिसिक अम्ल है यही जो है सो पौधों को वृद्धि करने से रोकता है। तो हमको एक ही का नाम पूछ रहा है कि एक हार्मोन का नाम दीजिए, तो इसमें से किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का है तो इस तरीका से आप लिख दीजिए, यहां से यहां तक लिख दीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। डॉक्टर हमें ये क्यों कहता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, उसकी सलाह क्यों दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो समझिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है, शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी होगी तो गाइटर रोग भी हो सकता है। देखिए नमक जो होता है, आयोडीन के मतलब जो नमक, तो आयोडीन का क्या काम है, वो क्या करता है शरीर में जो है किसी भी शरीर को
जो अंग होता है उसको बढ़ने और विकास करने का काम करता है, उसको कंट्रोल करता है। यदि आप नमक नहीं खाइएगा तो पता चलेगा दो हाथ जैसे एक रंग है ना, तो आपको लगेगा एगो बड़का हो गया एगो छोट हो गया, कभी पैर बड़ा हो जाएगा, कोई चीज नाक टेढ़ा हो जाएगा। तो इस सब को कंट्रोल क्या करता है, वो आयोडीन करता है। जिसे किसी किसी को आप देखे होंगे कि घेघ यहाँ पे जो कंठ पे घेघ आ जाता है, तो वो जो है ना गाइटर रोग उसको बोलते हैं, जिसको घेघ वगैरह निकल जाता है, कुछ मांस जो है वो ज्यादा बाहर से आ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर कहता है कि नमक खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के जो है बढ़ने में और उसको विकास करने में सहायता करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला कहता है कि छठा सवाल है, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। कहता है कि पौधे में जो प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। कहता है कि आंसर है इसका, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन परोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है तब ऑक्सिन विसरित होकर परोह के छाया वाले भाग में आ जाते हैं। परोह की प्रकाश से दूर वाले भाग में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपन करता है। अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। पौधे का प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब है कि पौधा जो होता है, तो पौधा का जो पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है एक तरीका से ऑक्सिन, वो क्या कहता है, प्रोह के अग्रभाग में रहता है। पौधा जब बढ़ता है ऊपर की ओर तो आगे वाला ही भाग में रहता है। जैसे इधर से रोशनी आती है यहाँ पे रहेगा, जब कहीं से इधर से रोशनी आ रहा है तो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो पीछे आ जाता है और उसको जो है ना उधर जो है ना प्रकाश की ओर झुका देता है। वैसे समझिए कि एक प्रकाश को रोशनी की तरफ मुड़ जाता है, तो इसी घटना को जो है ना हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब आप किसी को छाया में किसी पौधे को घर में रख दीजिए तो देखिएगा कि जिधर 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 से रोशनी उसको मिलेगा तो उधर ही वो पौधा आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसको तो प्रकाश चाहिए। तो इसी घटना को जब प्रकाश की ओर बढ़ता है तो इसी घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपके चैप्टर से है, कहीं बाहर से नहीं है। आपके बुक का जो क्वेश्चन है जो पूछने वाला, उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। साइंस में बायोलॉजी में जो जितना भी क्वेश्चन आपको बुक से टकराने वाला है उस सारे क्वेश्चन पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए उसमें कह रहा है अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर पूछ रहा है। तो पूछा जाता है अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, कि वे क्रियाएं जो अपने आप होती है, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। कहता है कि अनैच्छिक क्रिया वो क्रिया होता है जो अपने आप होता है और जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिल का धड़कना, वमन और रक्तदाब, लार आना आदि, इनमें से अधिकतर मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क के नियंत्रण होती है। जैसे दिल का धड़कना, वो जो है ना एक ऐसा क्रिया है जो अपने आप होता है और उसको हम रोक भी नहीं सकते, कम बेसी भी नहीं कर सकते। तो इस तरीका का जो क्रिया होता है वो अनैच्छिक क्रिया होता है। अब समझते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती है और उन्हें मस्तिष्क तक जाने की आवश्यकता भी नहीं होती, ऐसी अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। कहते हैं कि ऐसी क्रिया जो वो भी तो तुरंत ही होता है, लेकिन उसकी सूचना आप मान लीजिए मस्तिष्क से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम आंख को चिल मिलाते हैं तो हमारा जितना बार मन करेगा उतना बार चिल मिला लेंगे, मन करेगा नहीं देखते रहे। तो वो भी एक तरीका से तुरंत ही होता है और जिसकी सूचना जो है ना वो मस्तिष्क से जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और कहते हैं कि इन्हें मेरूर जूही अनुक्रिया करता है। आंखों का झपकना, छींक आना आदि जो है ना सभी ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला जो सवाल है हमारा 7वां चैप्टर से है। याद रखिए कि अगला सवाल जो है ना 7वां चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं, एनसीईआरटी का बुक है और पेज नंबर है 155। 155 में जाइएगा एनसीईआरटी के बुक में, तो आपको 5वां नंबर सवाल देखना है। उसमें कहता है कि मानव में वृषण का क्या कार्य है। तो वृषण का क्या कार्य है उसको समझते हैं। उत्तर कहता है कि वृषण वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कहाँ होता है? वृषण कोश में होता है। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं? शुक्राणु को उत्पन्न करते हैं। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण में जो ना ये वाला हार्मोन स्रावित होता है। वृषण नर जननांगों का अहम हिस्सा है। वृषण जो होता है किस में होता है? नर में होता है, मतलब जो पुरुष होते हैं उसमें होते हैं। वृषण द्वारा अतिरिक्त लक्षणों को भी नियंत्रित करता है। वो जो हमारा लक्षण है उसको कंट्रोल भी करता है। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणु जो होता है ना, तो वृषण में जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं? शुक्राणु को जो है ना पोषण देने का काम करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 6ठा सवाल कहता है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। अब इसको समझिए। निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाशय की अंतःभित्ति की मसाल एवं स्पॉन्जी परत जैसी संरचना की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी भी जो मादा होते हैं, जो स्त्रियां होती है, उसको जो है ना निषेचन की जरूरत नहीं होती है। निषेचन अगर नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि अंतःभित्ति की मसाल एवं स्पोजी परत, इसकी आवश्यकता उसको नहीं होता है, क्योंकि यह अंडे के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का जो काम है वो अंडा निषेचन होने के समय में उसको भोजन बनाने का काम, उसको पोषण देने का काम होता है। और जब मान लीजिए कि निषेचन ही नहीं होगा तो फिर अंडा बनने की कोई सवाल ही नहीं है, तो इन दोनों का काम होता ही नहीं है। तो क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। कहता है कि जब निषेचन नहीं होता है तो इन दोनों का काम ही नहीं रहता, तो क्या होता है कि धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से क्या करता है, वो रुधिर एवं यूकस रूप में जो है ना निष्कासित होती है। निष्कासित का मतलब होता है वो बाहर आ जाता है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। ये अगला जो चैप्टर है वो 13 नंबर चैप्टर है हमारा पर्यावरण। उसका पेज एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर है 292। उसका पहला सवाल है पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बनाइए। देखिए इसका देखते हैं उत्तर, पहले पढ़ते हैं उसके बाद बोलते हैं। कहता आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को कोई संरचना प्रदान करते हैं और इसे पोषी स्तर कहते हैं। देखिए आहार श्रृंखला, आहार का मतलब होता है भोजन, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी। उसमें उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये घास है और ये हिरन है, इसको हम बोलते हैं उत्पादक और ये है उपभोक्ता। तो क्या करते हैं, ये क्या करता है, घास को क्या करता है, ये हिरन खा जाता है, तो इसका स्थान यहाँ चला जाता है। अब ये हो गया। अब क्या करेगा, इसको ये खा जाएगा, हिरन को शेर खा जाता है, चीता खा जाता है। तो एक का स्थान दूसरा आदमी ले, दूसरा का तीसरा आदमी ले लिया। तो जीव मंडल को कोई ना कोई तो एक संरचना चाहिए। तो इसमें जितना भी स्ट्रक्चर, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी लेवल को हम पोषी लेवल कहते हैं, माने पोषी स्तर कहते हैं। जैसे 1 स्तर 2 स्तर 3 4 5, तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, स्तर बोलते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। सबसे पहला जो होता है वो उत्पादक होता है। शाकाहारी में सिर्फ उत्पादक माने शाकाहारी जो भी होता है उसमें सिर्फ पौधा ही जो है उत्पादक हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। और मांसाहारी की श्रृंखलाओं में उपभोक्ता अधिक होते हैं। और मांसाहारी जो है ना वो कई स्टेप होता है। मांसाहारी जैसे मान लीजिए चूहा है तो इसको ये खाया, तो 1 स्टेप 2 स्टेप, यहाँ पर 3, एक यहाँ खाया 4, एक यहाँ खा गया 5, उसमें कई स्टेप होते हैं।
लेकिन घास जो है वो शाकाहारी है और उसको कोई एक ही आदमी खाएगा। एक आदमी खाया, घास खत्म। तो घास को ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक बोलते हैं, बाद बाकी सारे के सारे उपभोक्ता है। तो कहने का मतलब, जब कोई भी चीज भोजन का जो प्रोसेस होता है, एक प्राणी को जब दूसरा प्राणी खा जाता है, दूसरा को तीसरा आदमी खा जाता है, तीसरा को चौथा खा जाता है, तो इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया पोषी स्तर क्या है, तो इसको लेवल को आप बता दीजिए। आहार श्रृंखला समझ गए। आपको पूछेगा आहार श्रृंखला क्या है, तो बता दीजिएगा कि एक प्राणी को जब दूसरा प्राणी ग्रहण खा लेता है, फिर दूसरा को तीसरा खाता है, तो इस तरीका का जो प्रक्रिया होता है उसको हम आहार श्रृंखला कहते हैं। उसको बोलेगा आपको उदाहरण देने के लिए, तो उदाहरण में आप इसमें से कोई भी एक दे सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिएगा घास, उसके बाद तीर का निशान लगा दीजिए। घास को कौन खा जाता है, घास को जैसे कीट खा जाता है। फिर इस कीट को कौन खा जाता है, तो उसको कोई चिड़िया खा जाता है। फिर उस चिड़िया को जो क्या कहता है, वो बाघ खा जाता है। तो इस तरीका की लिख दीजिएगा। इस तरीका की बहुत सारा जो पीडीएफ जो है ना, वो हम बना के रखे हुए हैं। तो आप यदि आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो ही हम आपको पीडीएफ दे सकते हैं। सिर्फ ऑफलाइन पढ़िएगा तो ही आप हम पीडीएफ देंगे, क्योंकि इसको हम पढ़ाने के लिए बनाए हुए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे भी अच्छे अच्छे जो आपको नोट्स बनाए हुए हैं। आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऐसे ऐसे नोट्स हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर बाय चैप्टर है। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि उसको भी लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।